गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। राम राम, जय श्री कृष्णा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की, एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, मतलब अम्ल, क्षार और लवण। चलिए, आई होप सारी चीजें आप तक क्लियर होंगी, मेरा वॉइस, वीडियो, एवरीथिंग। ठीक है, चलिए ओके, आई होप सारी चीजें क्लियर है और बिना देरी किए करते हैं शुरुआत। चलिए देखिए बोर्ड पे। चलिए, अम्ल, क्षार एवं लवण। लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में हेडिंग, चैप्टर का नाम एसिड बेस एंड सॉल्ट। चलिए ओके, सो आज चर्चा की जाएगी अम्ल और क्षार क्या होते हैं, उसके बाद अपन लवण पे डिस्कशन करेंगे। तो गाइज, ये चैप्टर भी आपकी दैनिक जीवन से ही देखो संबंधित है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि हर खट्टी चीज में एसिड होता है, तो इसका मतलब है कि आप कोई भी चीज अगर खाते हो जो स्वाद में खट्टी लगती है, उसमें कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार के एसिड होते हैं। कई सारे प्रकार के एसिड तो आपको खुद को पता भी होंगे, जैसे कि दही में लैक्टिक एसिड होता है, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है। तो कहीं ना कहीं यह चैप्टर हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। अम्ल के अलावा यदि देखा जाए, क्षार भी कई सारे प्रकार के होते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको एसिडिटी हो जाती है तो आप इनो पीते हैं, है ना। इनो के अंदर भी बेस होता है। अगर देखा जाए, आप अपने घर में कितने सारे टाइप के लवण भी इस्तेमाल करते हैं। नमक खाते हैं आप, NaCl, वो सॉल्ट होता है। धावन सोडा मतलब कपड़े धोने का सोडा जो होता है, कास्टिक सोडा होता है, कहीं ना कहीं ये सब सॉल्ट्स होते हैं। तो ये चैप्टर हमारे दैनिक जीवन से संबंधित चैप्टर है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कि एसिड्स क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं। तो चलिए, इसको लेकर के मैं गिनती के 5 पॉइंट्स आपके सामने लिख रही हूं, उसको आप एज इट इज कॉपी में लिखें और फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए जी बिल्कुल, मैं बताऊंगी, सारे डेफिनेशंस आपको लिखवा दूंगी। अब थोड़ा सा आपके कमेंट्स रोकोगे तो मेरी बातें सुन पाओगे आप, है ना। चल देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि एसिड क्या है, अम्ल क्या है, तो इसी पर चर्चा करते हैं। देखिए, अम्ल को लेकर के आप कई सारी चीजें जानते हैं और उन्हीं कई सारी चीजों में कुछ पॉइंट्स में लिख दे रही हूं आपके सामने। लिखे, हेडिंग लिखे प्लीज, एसिड मतलब अम्ल। अम्ल में डैश करके लिखिएगा। पहला पॉइंट, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं या करते हैं। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अब ये क्या होता है लिटमस में आगे समझाऊंगी, पहले लिख लीजिएगा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं। इनका pH मान 7 से कम होता है।
इनका पीएच मान 7 से कम होता है। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं pH of acid are less than 7। pH मान 7 से कम होता है। मेरे साथ ही लिखते जाओ आप लोग। अगला, यह जलीय विलयन में, यह जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। यह जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। They gives H+ ion in aqueous solution। और अंतिम 5वां पॉइंट लिखिएगा, यह धातुओं को संक्षारित करते हैं। यह धातुओं को संक्षारित करते हैं। ठीक है। ज्योति, आप डायरेक्टली ये चैप्टर कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि पहला देखेंगे तो ही समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। आप इसको कंटिन्यू देखो, और संडे वगैरह आपका जब भी क्योंकि लेक्चर्स नहीं रहेंगे ना संडे को, तो आप उस टाइम पे वो चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। अरे बाबा, मैंने क्या बोला, एक एक चीजें मैं समझाऊंगी। लिटमस क्या होता है, पीएच क्या होता है, सब बताऊंगी। पहले लिखो तो सही। यही चीज बोली ना मैंने कि पहले लिख लो और फिर मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगी। दे कैन कोरोड मेटल। शांति नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देखो, लिखे नहीं शिवम लोधी, अभी तक तो कोई ऐसे आसार नहीं है। ठीक है, चले ये सारी चीजें अपन देखते हैं कि क्या लिख दिया मैंने। इतना सारा तो कुछ नहीं है, 5 पॉइंट्स है। ये पांचों के 5 पॉइंट्स को मैं अब एक्सप्लेन कर रही हूं। ठीक है, चल इधर ध्यान दीजिए। देखो, एसिड्स क्या है। तो पहली चीज, हर खट्टी चीज में आपको एसिड देखने को मिलेगा। अलग अलग देखे, जैसे नींबू है, अगर बात करूं मैं, नींबू में सिट्रिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, छाछ में ब्यूटेरिक एसिड, किसी में चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड, चाय में टैनिक एसिड। ठीक है, अलग अलग टाइप के एसिड्स होते हैं, मैं सारे लिखवा दूंगी आपको आगे। सिरके में एसिटिक एसिड। तो जनरली आप ये देखते हैं कि हर खट्टी चीज में कुछ अलग प्रकार के एसिड मौजूद होते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग ये चीज बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। पर कोई चीज एसिडिक है या नहीं, इसको हर बार टेस्ट करके देखना खतरनाक हो सकता है ना। ये चीज याद रखना, हर एसिड को टेस्ट करके नहीं देखा जा सकता। हाँ, कुछ इडिबल एसिड्स होते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से आपको फल में, सब्जी में, इन सभी चीजों में यदि प्राप्त हो रहे हैं तो वो खाने योग्य अम्ल होते हैं। तो उसको टेस्ट करके आप बता सकते हैं कि हाँ ये खट्टा है, दैट मीन्स एसिड है। पर सारे अम्लों को आप टेस्ट करके जो है नहीं देख सकते, क्योंकि कई सारे एसिड खतरनाक हो सकते हैं। आपको सीरियस बर्न हो सकता है, आपका मुंह जल सकता है। जैसे तेजाब हो गया, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HCl हो गया, अन्य ऐसे। तो जनरली अगर देखा जाए, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, क्योंकि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा यहाँ पर देखिएगा, अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। अब ये लिटमस शब्द का मतलब क्या होता है तो सुनना। सबसे पहली चीज लिटमस हो गया, पीएच हो गया,
ये सब सूचक कहलाते हैं बेटा। इसको अपने को चैप्टर में आगे पढ़ना है, मैं आगे इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। लिटमस पेपर हो गया, और भी कई सारे सूचक है, वो पदार्थ जो अम्ल और क्षार में हमको परीक्षण करवा देते हैं। मतलब क्या चीज अम्लीय है, क्या चीज क्षारीय है, इसकी जानकारी जो करवाता है उसको सूचक कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको इंडिकेटर कहते हैं। तो वैसे ही लिटमस पेपर भी एक प्रकार का सूचक है, ठीक है, ये भी एक इंडिकेटर है। चल, इसको आगे मैं आपको सूचक पढ़ाऊंगी अभी, तब मैं आपको बताऊंगी लिटमस क्या होता है। इनका पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच स्केल होती है, पीएच पैमाना होता है, जिसमें यदि 7 से कम वैल्यू आ रही है, पीएच स्केल 0 से 14 तक का एक स्केल होता है, ठीक है। जैसे आपके घर में स्केल होता है ना, जैसे आप लाइन खींचते हैं, वैसे ही एक स्केल मान लो जिसपे नंबर लिखे रहते हैं ना, 0 से लगाकर आगे 25-26 तक जितनी बड़ी स्केल है वो। वैसे ही पीएच पैमाने पर 0 से 14 तक की नंबरिंग दी हुई रहती है। 7 पीएच से कम अगर किसी का पीएच मान है, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो वो सब अम्लीय की श्रेणी में आते हैं। और पीएच यदि 7 से ज्यादा है, 14 तक, तो वो क्षार कहलाते हैं। तो पीएच भी एक प्रकार का सूचक है, जिसको अपन इस चैप्टर में आगे देखेंगे। तो पीएच जो है वो भी एक सूचक है, जिसका फुल फॉर्म होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। मैं आगे में एक्सप्लेन करूंगी। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। इसका मतलब है अम्ल को जब पानी में घोला जाता है, वो H+ आयन अपने को देते हैं। तो जो H+ दे या जो प्रोटॉन देते हैं, उनको हम एसिड्स कहते हैं। धातु को संचारित करते हैं का क्या मतलब है? दे कैन कोरोड मेटल। इसका मतलब ये होता है कि हम अम्ल को कभी भी किसी भी धातु के बर्तन में नहीं रख सकते हैं, आप उसको वो खराब कर देंगे। संचारण शब्द का मतलब, ये संचारित शब्द या कोरोड का मतलब होता है, संचारित से आप संचारण वर्ड निकाल सकते हो, और कोरोड मतलब आपने कोरोजन शब्द यदि सुना हो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, मतलब जंग लगना है ना। जैसे लोहे में जंग लगता है ना, वो भी संचारण ही कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। तो देखो, कभी भी किसी भी एसिड को या एसिडिक चीज को हम मेटल के ऑब्जेक्ट में कैरी नहीं करते। आप देखना, कभी भी अचार, मुरब्बा, ऐसी खट्टी चीजों को भी आप धातु के बर्तन में स्टोर नहीं करते हो। आपके घर में अचार काय में रखा जाता है? तो अचार को स्टोर किया जाता है बरनी में, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। चल, हाँ जी शिवम, चाय में भी एसिड होता है, एसिडिक होती है चाय, टेनिक एसिड होता है उसमें, टी में टैनिक एसिड, ठीक है। 7 उदासीन होता है, बिल्कुल 7 उदासीन होता है जी, 7 उदासीन होता है। तो देखिए, मैं संचारण शब्द का मतलब आपको समझा रही थी। संचारण का मतलब होता है जो धातु को खराब कर दे। देखिए, आप कभी भी अचार, मुरब्बे, ऐसी खट्टी चीजों को धातु के बर्तन में नहीं रखते, उसको काय में रखते हो आप? चीनी मिट्टी के बने हुए पात्र में या कांच की बनी हुई बर्नियों में रखते हो आप, जिससे जो है, हाँ ठीक है, मैं ये सब बताऊंगी बेटा। उदासीन कब होता है, ये सब चीजें पीएच स्केल में डिटेल में आपको समझाऊंगी जब मैं सूचक पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो हम खट्टी चीजों को यदि धातु के बर्तन में आप जमा कर लोगे, तो वो डब्बा फट जाएगा, वो खराब हो जाएगा, उसमें जंग लगने लगेगा, नीचे से रस्टिंग होने लगेगा। इस चीज को संचारण कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए, अभी देखेंगे यहां पर तो ये चीज अपने को याद, हाँ प्रवेश सर है यहाँ पर बेटा। नहीं किशन, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, मत लोड लो। अरे नहीं रे बेटा। चलिए आगे देखिए क्या। चलिए, ये सारे के सारे पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको डिटेल में। चलिए, अभी मैंने एक पॉइंट बोला आपके सामने कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। चलिए, इसी चीज पर अपन चर्चा करते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। देखिए, अम्ल जो है
इनको हमने दो भागों में बांट दिया है। मैं हर एक लाइन को डिटेल में आपको आगे समझा रही हूं, आप ध्यान से सुन लो। अम्ल को हमने दो भागों में बांटा है। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक अम्ल, एक होता है मानव निर्मित अम्ल। ठीक है, मैं लिख दे रही हूं, आप इसको देखो थोड़ा सा, एक सेकेंड रुको। रुकिएगा। रुकिएगा बेटा। नहीं आ रहा है। अरे प्रशांत, मैंने बोला हर चीज अम्लीय होती है, वो खट्टी होती है, तो नींबू खट्टा होता है ना, तो वो अम्लीय होगा। चले मैं ही लिख देती हूँ यहाँ पर, मुझे लग रहा था वो पीडीएफ ओपन हो जाएगा पर नहीं हो रहा है। चले कोई दिक्कत नहीं है, पेन ड्राइव में कुछ इशू आ रहा है। चले अपन डायरेक्ट मैं इस पे लिख देती हूँ। देखिए अम्ल के प्रकार, हेडिंग लिखिएगा प्लीज, हेडिंग लिखिए, अम्ल के प्रकार। हेडिंग लिखे टाइप्स ऑफ एसिड। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? देखिए अम्ल मुख्य दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक अम्ल, प्राकृतिक अम्ल जिसको इंग्लिश में कहते हैं आप नेचुरल एसिड, और दूसरे होते हैं संश्लेषित अम्ल। इंग्लिश में कहते हैं सिंथेसाइज्ड एसिड, या जिसको आप आर्टिफिशियल एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, मैन-मेड एसिड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एसिड हेडिंग लिख लीजिएगा। अम्ल के प्रकार करते हुए आप इसको लिखिएगा जी। एक सेकेंड। एक मिनट रुकिएगा बेटा, है ना। चल एक्चुअली ये स्टूडियो में थोड़ा सा आज बैठने की उधर व्यवस्था नहीं है, तो ऑलमोस्ट फैकल्टी आज इधर बैठ रहे हैं, इसके कारण मैं गेट बंद नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस। चलिए ठीक है। ओके, अम्ल के प्रकार में देखेंगे। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक अम्ल और संश्लेषित अम्ल। डोंट वरी, ये टॉपिक आज अपन एसिड तो पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, चले देखिए प्राकृतिक अम्ल और संश्लेषित अम्ल में अंतर क्या होता है, इसको अपन चर्चा करते हैं। देखिए
प्राकृतिक अम्ल वे अम्ल होते हैं जो नेचुरली आपको देखने को मिलते हैं किसके अंदर, पेड़ पौधों के द्वारा आपको प्राप्त होते हैं या किसी जानवरों के द्वारा जो अम्ल आपको मिलते हैं उनको प्राकृतिक अम्ल कहा जाता है। हेडिंग लिख लीजिए आप प्राकृतिक अम्ल करके, उसमें डैश करके लिखिएगा वे अम्ल जो पेड़ पौधों से या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, वे अम्ल जो पेड़ पौधों से या जंतुओं से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं। वे अम्ल जो पेड़ पौधों से या जंतुओं से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक अम्ल कहलाते। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स आप लिख लीजिएगा कि दोज एसिड, लिखिए प्लीज नेचुरल एसिड में डैश करके, दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स और एनिमल्स। सभी के कमेंट दिख रहे हैं? नहीं नितिन, विष्णुपुरी और टावर वाले पे नहीं हूं बेटा, मैं भंवरकुआं वाले स्टूडियो में हूं। चल so those acid which obtained by plants and animals called as natural acid। वे अम्ल जो प्राकृतिक रूप से मिल रहे हैं अपने को प्लांट से या एनिमल से, उनको नेचुरल एसिड्स कहते हैं। उदाहरण लिख लें इसके, चल एग्जाम्पल करके लिखिएगा। देखें, दही में होता है बेटा लैक्टिक एसिड। लिखिए, ये आपको याद करना है, इसको कुछ नहीं किया जा सकता है ना, इसको कोई ट्रिक नहीं है, ये सब लर्न करने रहेंगे। इंग्लिश में भी आप लिखेंगे कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। दही के बाद आप लिखें सेब, एप्पल, एप्पल में होता है मैलिक एसिड। इसके बाद लिख लो चाय, टेनिक अम्ल। इसके बाद लिख लो आप नींबू, नींबू और जितने भी खट्टे फल है वो भी लिख सकते हैं, लेमन एंड सॉर, जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो, सिट्रिक एसिड। इसके बाद लिखो टमाटर, टमाटर में होता है ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर में होता है ऑक्सैलिक एसिड। और लिखो आप इमली। इंग्लिश में एक बार मैं बोल देती हूँ, आप लिखना, एसिड्स के नेम एज इट इज रहेंगे, बस इंग्लिश में स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा। कर्ड में लैक्टिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, टी टैनिक एसिड, लेमन सिट्रिक एसिड, टमेटो ऑक्सैलिक एसिड। इमली मतलब टैमरिंड, टैमरिंड में होता है टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक अम्ल किसमें होता है, इमली में, टार्टेरिक एसिड। सिरका, सिरका मतलब होता है वेनेगर, वेनेगर में होता है एसिटिक एसिड। वेनेगर मतलब एसिटिक अम्ल। हाँ, आंवला लिख दो ना, आंवला लिख देती हूँ। आंवले में होता है, कौन सा होता है, जो विटामिन सी का नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड आंवले का वैज्ञानिक मतलब आंवले में जो एसिड होता है और विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है, इसीलिए विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला माना जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड, आंवला। ठीक है, और क्या बच रहा है बेटा, हाँ आंवला लिख दिया ना मैंने। ऑरेंज में भी सिट्रिक एसिड होगा, खट्टे फल, नींबू के अलावा जितने भी खट्टे फल है ना उसमें सिट्रिक होगा। नींबू के अलावा संतरा,
नारंगी मतलब वो मौसम्बी, उनमें भी। और क्या बच रहा है? हाँ नीरज, बिल्कुल करेक्ट। जी, और लिखवाऊं? और क्या बच रहा है? चलो एक बार मेरे को देख लेने दो। हाँ चल, देखो, दही में लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, चींटी का डंक बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चींटी का डंक। चींटी का डंक मतलब एंट स्टिंग लिख सकते हो आप, एंट स्टिंग। चींटी के डंक को कहते हैं फार्मिक एसिड। और चींटी के डंक में जो अम्ल होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड, और इसी का ही अन्य नाम मैथेनोइक अम्ल भी है। लिखवाने को तो मैं बहुत सारे एसिड्स आपको लिखवा देती हूँ, पर ये है कि एग्जाम में जो आते हैं वो मेन ये आते हैं ना। ठीक है, मूत्र में यूरिक एसिड लिख सकते हो आप, मूत्र यूरिक एसिड। सिरका क्या होता है? सिरका मतलब होता है वेनेगर या एसिटिक एसिड। कई सारी जगहों में हम लोग जो है अचार में भी मतलब सिरके का इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज आइटम विदाउट वेनेगर बनता ही नहीं है, उसमें जो सॉर टेस्ट आता है। आप सूप बनाते हो चाइनीज, है ना, तो चाइनीज में सबसे ज्यादा सिरका इस्तेमाल होता है। CH3COOH एसिडिक एसिड उसको कहा जाता है। और ये जो है खट्टा होता है, बेहद खट्टा होता है, और इसको आप मुरब्बे में, अचार में इस्तेमाल करते, खाने में इस्तेमाल करते हैं। आप जाके किराने दुकान से सिरके की बोतल खरीद सकते हो, एक लिक्विड होता है। ठीक है, बिच्छू के डंक में भी यही होगा। अच्छा, और भी मैं कई सारे आपको बता देती हूं, जैसे घास में होता है बेंजोइक एसिड। घास में भी होता है बेंजोइक एसिड, ये कभी नहीं आता पर मैं लिख देती हूं। बेंजोइक अम्ल होता है घास में। गेहूं में होता है ग्लूटामिक एसिड, है ना। घास के बाद लिख देती हूं मैं, ग्रास है इंग्लिश में ना। गेहूं में होता है ग्लूटामिक बोलो या ग्लूटेरिक भी बोल सकते हो। इसके अलावा बटर मिल्क मतलब छाछ में होता है ब्यूटेरिक एसिड। तो देखो, प्राकृतिक एसिड बहुत सारे और ऑलमोस्ट चीजों में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, अब यहां पर ये चीज याद रखिएगा, वापस एक बार मैं रिपीट कर देती हूं मैं, है ना, मैं साइड हो जाऊं। हाँ, वेनेगर अच्छा होता है हेल्थ पे। हाँ हाँ राहुल जी, लिख लीजिए, मैं साइड हट जाती हूँ, आप नोट डाउन कर लो। चले बड़े क्या, एप्पल में भी होता है ना बेटा, लिखा तो है मैंने। ठीक है, चले देखे, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जल्दी से सुन लो आप, है ना। देखो, दही का आपको याद रखना है, मैं स्टार बना देती हूँ जिसके आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, दही का लैक्टिक एसिड यू हैव टू लर्न, है ना। सेब का अभी अभी एग्जाम में कांस्टेबल जो हुआ था ना इस बार का, उसमें ये सेब का मैलिक एसिड पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा नींबू। अच्छा, नींबू में और जितने भी खट्टे फल है, जैसे पाइनएप्पल हो गया, और वही ऑरेंज हो गया, और आपका ये क्या बोल सकते हैं, संतरा और मौसम्बी, इन दोनों में भी आपको सिट्रिक एसिड देखने को मिलता है। टमाटर ऑक्सैलिक एसिड अपने को याद रखना है बेटा। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है, इसी के कारण पथरी होती है ना। ज्यादा टमाटर का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके रक्त में जो कैल्शियम है उसके साथ ये रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्सिलेट बना देता है, जिससे पथरी होता है, स्टोन होता है। तो ऑक्सैलिक एसिड जो है वो पथरी करने का भी काम करता है, इसलिए जिन व्यक्ति को पथरी हो जाती है उनको टमाटर खाने की मनाही की जाती है। इसके अलावा यदि आप देखेंगे, इमली में टार्टेरिक होता है, और टार्टेरिक एसिड अंगूर में भी होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंगूर में कौन सा एसिड होता है, तो भी आप लिख सकते हो कि टार्टेरिक एसिड जो है इमली में होता है, अंगूर में होता है, और कच्चा आम मतलब केरी सुना है ना, रॉ मैंगो, उसमें भी आपको टार्टेरिक एसिड दिखने को मिलेगा।
ये याद रखना है, ये भी याद रखना है। सिरके में एसिटिक अम्ल बेटा, ये तो बहुत बार पूछते हैं। चींटी का डंक फॉर्मिक एसिड, ये भी याद रखना है। बस गिनती के मैंने कितने लगा दिए स्टार, 7 स्टार। ये 7 स्टार के क्वेश्चंस अपने को याद रखना है। जी, ग्रेप्स में लिख तो दिया बेटा मैंने, मतलब बता तो दिया, टार्टेरिक होता है बेटा ग्रेप्स में। सीमा, ग्रेप्स में टार्टेरिक। जी, अरे कड़वा स्वाद क्षार के कारण होता है, एसिड के कारण खट्टा टेस्ट आता है। अब देखो बाकी के आपको आपके मन में जितने आ रहे हैं ना मैम, उसमें क्या होगा मैम, उसमें क्या होगा, गूगल कर लेना बेटा, गूगल भैया सब बता देता है ना। जितने मन में दुनिया भर के एसिड आ रहे होंगे ना कि मैम ये काय में होता है, इसमें क्या होगा, तो आप लगा देना, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर अब मैं कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बता देती हूँ। अब देखो, जब भी आपको चींटी के डंक का आए या बिच्छू के डंक का आए या मधुमक्खी का डंक का आए, आपको यही लगाना है फार्मिक एसिड। आपने कभी अनुभव किया है क्या कि जब चींटी काट के जाती है आपको उसका डंक लग जाता है तो बहुत जलन होने लग जाती है। जनरली ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, ये अपना डंक जो है, स्टिंग जो है आपके शरीर में मतलब लगाते हैं और बाहर निकाल लेते हैं। मतलब एक जस्ट आपको सुई चुभने जैसा ऐसा लगता है, पर उसके कारण जलन नहीं होती। जलन तब हो जाती है जब वो डंक अंदर रह जाता है ना। कई बार ऐसा हो जाता है कि चींटी ने या किसी ने मतलब इंसेक्ट ने आपको काटा और आपको जो है उस पे आपने देख लिया उसको और उसको भगाने के लिए एकदम ऐसा किया हो तो डंक टूट के कई बार अंदर भी रह जाता है स्किन के, तो आपको काफी देर तक जलन होती रहती है। एक बार एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था, चींटी के डंक के उपचार के लिए क्या करना चाहिए, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एंट स्टिंग। तो चींटी के डंक के उपचार के लिए आपको पता है क्या करना चाहिए, आपको लगाना चाहिए उसके ऊपर खाने का सोडा, बेकिंग सोडा होता है ना वो। तो खाने का सोडा मतलब होता है सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा कहते हैं। मैं आगे आपको आज नहीं, अपन कल या परसों के दिन सॉल्ट्स पढ़ेंगे, उसमें मैं सारे सॉल्ट्स बताऊंगी आपको। तो उसमें जो है खाने का सोडा अगर आप लगाते हैं तो यहाँ उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है, अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं और ये न्यूट्रल हो जाता है। तो चींटी के डंक के उपचार में जो है खाने का सोडा आप लगा सकते हो। और साथ ही साथ नेटल का एक पौधा आता है, नेटल प्लांट कहा जाता है, उसकी पत्तियां जो होती है ना, नेटल का शाक उसको कहते हैं, नेटल का शाक। उसकी पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे कांटे होते हैं और वो पत्तियां यदि आपकी स्किन पर रगड़ जाएगी ना तो भी आपको बहुत ज्यादा इचिंग होगी, बहुत ज्यादा जलन होगी। तो उसका कारण क्या है फिर, उसका कारण यही है कि नेटल के पौधे में भी फॉर्मिक एसिड होता है जिसके कारण आपको जलन होगी। उसके लिए भी आप खाने का सोडा लगा सकते हो, ठीक है। अरे स्नेक का तो वो होगा बेटा, वेनस होता है वो, वैनम होगा, उसमें जहर होगा, ठीक है। अरे नहीं भावना, Na2CO3 धावन सोडा होता है, NaHCO3 खाने का सोडा होता है। चलिए ओके, आगे देखिए क्या यश, बोरिंग के पानी में लवण की मात्रा ज्यादा होती है, कैल्शियम ज्यादा होता है, इसलिए बोरिंग के पानी से भी पथरी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। तो मैंने आपको ये लिखवा दिया कि कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, इसलिए उनको प्राकृतिक अम्ल कहा जाता है। देखेंगे आप सारे पेड़ पौधों के द्वारा ही प्राप्त हो रहे हैं आपको, है ना। इसके अलावा कुछ है जो एनिमल के द्वारा भी प्राप्त हो रहे हैं हमको, ये है। चले बढ़ते हैं अब आगे दूसरे वाले अम्ल की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृतिक अम्ल के बाद दूसरा क्या है, संश्लेषित अम्ल। लिखे प्लीज, हेडिंग लिखे, संश्लेषित अम्ल। सिंथेसाइज्ड एसिड, या इसको आप मानव निर्मित अम्ल भी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं, कृत्रिम अम्ल, क्योंकि ये बनाए जाते हैं। इंग्लिश में आप लिख लो सिंथेसाइज्ड एसिड या मेन मेड एसिड, ठीक है। चलिए देखते हैं संश्लेषित अम्ल क्या होते हैं, सिंथेसाइज्ड एसिड क्या होते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, वे एसिड जिनको मानव ने बनाया है, ऑब्वियस ही बात है, उनको संश्लेषित अम्ल कहा जाएगा। संश्लेषित अम्ल बनाए जाते हैं लैबोरेटरी के अंदर, मतलब प्रयोगशाला में, है ना, लैब में ही इनका निर्माण किया जाता है। अब एक चीज याद रखना,
संश्लेषित अम्ल खतरनाक हो सकते हैं, ये आपकी स्किन को सीरियस बर्न भी दे सकते हैं। मतलब अगर आपके ऊपर संश्लेषित अम्ल गिर गया तो काफी ज्यादा आपको जल सकता है, सीरियस बर्न हो जाएगा, आपकी स्किन खराब हो सकती है। ठीक है, तो ये सब संश्लेषित अम्ल होता है। हाँ नितिन, कोई बात नहीं राहुल, कल अगर आप लाइव क्लास नहीं ले पाओगे तो रिकॉर्डेड देख लेना। वही होगा अरुणा, जितने भी कीट वर्ग होते हैं ना उनमें यही एसिड्स होते हैं। हाँ, बस कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं जो आपके ऊपर जो है यूरिक एसिड डाल देते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं कीड़े, कीट वर्ग के कुछ सदस्य ऐसे भी है जो आपके त्वचा पर मूत्र उत्सर्जित कर देते हैं। तो उनका जो यूरिन होता है इसमें यूरिक एसिड ज्यादा होता है ना। बायो में जो है अपन ये पढ़ते हैं कि उत्सर्जन में 3 प्रकार के उत्सर्जन होते हैं। यूरिक एसिड भी कुछ इंसेक्ट्स यूरिक एसिड का निकालते हैं, तो कुछ कीड़े आपकी स्किन पर जो है यूरिक एसिड को भी निकाल देते हैं, जिसके कारण भी आपको जलन होती है। सोनम अनाज के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, अनाज से प्राप्त होता है और किण्वन के द्वारा। ठीक है, ओके आगे देखिए। कल्पना, ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चले जी, मेनली चींटी के डंक के उपचार में फॉर्मिक एसिड लगा सकते हो आप। ठीक है, आगे देख लो। तो संश्लेषित अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जिनको मानव ने बनाया है, और सेकेंडरी चीज ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। अब सबसे पहली चीज मैं कुछ डाउट्स आपके क्लियर कर दूं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को हिंदी में हम लोग कहते हैं सांद्र। अब सांद्र अम्ल या सांद्र शब्द का मतलब क्या होता है? सांद्र को कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एंड तनु को कहा जाता है डाइल्यूट। तो डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि सांद्र का मतलब होता है जिसमें जल की बिल्कुल भी मात्रा न हो और जो एकदम प्योर हो। और जबकि तनु की बात की जाए, तनु मतलब आप समझ सकते पतला है या जिसमें जल की मात्रा ज्यादा है उस अम्ल की मात्रा की तुलना में। तो देखिए मैं आपको थोड़े से इसके एग्जाम्पल बताती हूँ। पहले अपन इसको लिख लेते हैं ना, इसकी परिभाषा क्या होगी। वे अम्ल जिन्हें मानव द्वारा निर्मित किया है, वे अम्ल जिन्हें मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाया गया है, संश्लेषित अम्ल कहलाते हैं। है ना, आगे आप कंटिन्यू कर लेना। संश्लेषित अम्ल कहलाते हैं दोज एसिड विच आर मेन मेड कॉल्ड एज सिंथेसाइज्ड एसिड। है ना, दोज एसिड्स विच आर मेन मेड कॉल्ड एज सिंथेसाइज्ड एसिड। आगे आप उदाहरण के तौर पर लिख लीजिएगा H2SO4 जिनको कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा लिख लो HCl, नाम आप सभी को पता है ना, आमाशय में भी यही अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और तीसरा होता है HNO3 जो कि है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, देखें संश्लेषित अम्ल का मतलब होता है जिन्हें बनाया जाता है। ठीक है, भूमि क्या बोल रहे हैं बेटा, उस पौधे का नाम क्या होगा, किस पौधे का नाम क्या होगा? हाँ राहुल, तेजाब मानव निर्मित ही है जी। हाँ सीमा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंसेक्ट्स अपने ऊपर यूरिक एसिड का सिक्रेशन करते हैं जिससे फफोला हो जाता है। हमारी स्किन तो नाजुक होती है ना। हाँ जी,
हाँ शिवी यहाँ पूछ रहे, तो HCl तो फिर नेचुरल एसिड हुआ। नहीं शिवी, असल में क्या होता है ना, हमारी स्टमक में गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स होती है उसके द्वारा गैस्ट्रिक जूस निकलता है, और वो गैस्ट्रिक जूस जो है ना उसमें HCl पाया जाता है। तो अगर देखा जाए HCl जो है वो जठर अम्ल कहलाता है, गैस्ट्रिक एसिड कहलाता है। तो अगर आपसे कुछ कोई पूछे ना जठर अम्ल क्या होता है तो आप HCl बोल सकते हो। तो देखा जाए HCl दोनों में आता है। HCl मानव निर्मित भी है और HCl प्लांट्स में भी निकलता है और एनिमल्स में भी नेचुरली भी पाया जाता है। तो HCl दोनों है, प्राकृतिक अम्ल भी है और मानव निर्मित अम्ल भी है। अब देखिए वो अम्ल जिनको मानव ने बनाया है वो मानव निर्मित है। अब मानव निर्मित एसिड्स जो होते हैं ना मेनली वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड क्या होते हैं। देखो अगले पेज में मैं बताती हूँ आपको। देखिए मैंने 3 उदाहरण आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl और HNO3, इनको हम लोग कहते हैं अब शांति रख लो थोड़ा सा और पहले मुझे यहां समझा लेने दो, ठीक है। अब मैं आपके कमेंट नहीं देखूंगी कम से कम 10 मिनट। अब देखो ये जो मानव निर्मित एसिड्स है ये सारे के सारे प्रबल अम्ल कहलाते हैं, या इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भी कह सकते हैं। तो क्या सारे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं क्या? तो चले इस पे चर्चा करते हैं अपन अगले पेज पे। देखिए सबसे पहली चीज मैं कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट का मतलब समझाती हूँ। देखिए कहीं पर यदि आप ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड या सांद्र वर्ड देखें और डाइल्यूट शब्द के लिए ये DIL लिखा रहता है और फुल स्टॉप रहता है, तो इसका मतलब है डाइल्यूट, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं तनु। और एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको हिंदी में कहते हैं प्रबल अम्ल, और दूसरा होता है वीक एसिड जिसको कहते हैं दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। तो चले सांद्र, तनु, प्रबल, दुर्बल, इनका मतलब मैं आपको पहले बता दूं। एक चीज याद रखना कि यदि बात की जाए कॉन्सेंट्रेटेड शब्द की या सांद्र की, तो सांद्र का मतलब होता है प्योर, जिसमें बिल्कुल भी वाटर प्रेजेंट न हो। जैसे अगर मैंने कहा कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तनु HCl, सॉरी सांद्र HCl, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सांद्र। अगर मैंने कहा सांद्र HCl, इसका मतलब है HCl जो है, मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, देखो यहां ध्यान से, एक परख नली लिया है जिसमें मैंने जो है क्या ले लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लिया है, ठीक है। सांद्र HCl मैंने ले लिया, तो सांद्र HCl मैंने इसमें लिया है, मतलब ये है कि इसमें एक बूंद भी पानी नहीं है, प्योर फॉर्म में HCl है, पूरा इसमें HCl है। अब मुझे ये सांद्र है, सांद्र का मतलब होता है प्योर, 100% HCl को आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl कह सकते हैं। अब मुझे तनु, इसी का तनु अम्ल बनाना है, मतलब डाइल्यूट HCl अगर मुझे बनाना है, पतला बनाना है, तो मुझे क्या करना होगा, पानी मिलाना पड़ेगा, है ना। पर क्या होगा, अच्छा मुझे क्या इसका तनु विलयन बनाने के लिए इसमें पानी मिला देना चाहिए क्या? तो नहीं। एक चीज हमेशा याद रखना कि तनु बनाने के लिए कभी भी अम्ल के अंदर पानी नहीं डालना चाहिए, पानी में अम्ल डालना चाहिए। ये चीज हमेशा याद रखना। क्या एक टेस्ट ट्यूब में आपको, अगर आपको डाइल्यूट HCl बनाना है तो एक टेस्ट ट्यूब में आपको वाटर लेना है, पानी लेना है, और इसमें कुछ बूंदे फिर आपको HCl की मिलाना है। HCl में पानी नहीं डालना है। अब आपके यदि मन में आए कि मैम क्या ही फर्क पड़ता है, पानी में एसिड डालो या एसिड में पानी डालो, कुछ फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल फर्क पड़ता है। क्या होगा यदि आप खोलते तेल में, मतलब बहुत ज्यादा गर्म तेल है, आप एक कढ़ाई में काफी गर्म तेल कर रहे हो, उसके अंदर आप कुछ मात्रा में यदि पानी छिड़क दो या गलती से उसमें पानी छिड़क जाए, क्या होगा? पूरा पानी बाहर आ जाएगा और वो चेहरे पे उड़ सकता है, शरीर पे उड़ सकता है, सीरियस बर्न्स हो सकते हैं, आपको जल जाएगा, आपका स्किन जल जाएगा, वो पूरा पानी बाहर आ जाएगा। वही सेम चीज यहां पर होगी। यदि आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के अंदर पानी डाल दोगे ना, तो ये पानी भी बिल्कुल बाहर आ जाएगा
और इससे जो है आपके शरीर पर वो एसिड ढुल सकता है और आपको जल सकता है। आप केमिस्ट्री लैब में जाते हो तो वहां पर जो प्रिकॉशंस लिखे रहते हैं, सावधानियां, उसमें यही लिखा रहता है कि कभी भी एसिड में पानी नहीं डाले, पानी में एसिड डाले। ठीक है, हाँ बिल्कुल शिवी, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो। ऐसा आपको ये चीज याद रखना है ना। सो ये अपने को याद रखना है कि वाटर कभी भी इसमें नहीं डालना, वाटर में एसिड डालना है। तो आपने एक परख नली भर के पानी लिया, उसमें कुछ बूंदे अगर आपने एसिड डाल दिए तो अब वो तनु विलयन हो जाएगा, उसको कहेंगे डाइल्यूट HCl। तो अब एक चीज याद रखना कि अगर ये प्योर फॉर्म में कोई भी एसिड है, चाहे H2SO4 है, HCl हो या कोई भी, वो सांद्र कहलाता है। और जो सांद्र है वो प्रबल होता है ना। मेनली कॉन्सेंट्रेटेड अगर एसिड है तो वो जनरली स्ट्रॉन्ग ही होगा। ठीक है, ये चीज अपने को याद रखना है। अधिकांश तनु विलयन जो होते हैं वो दुर्बल हो सकते हैं, पर हमेशा नहीं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि डाइल्यूट जो होगा वो मतलब दुर्बल ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। दुर्बल अम्ल मुख्य रूप से जो है प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं। जितने भी प्राकृतिक अम्ल होते हैं ना, नेचुरल एसिड्स होते हैं, वो दुर्बल होते हैं। जैसे कि आपने नींबू के रस को ऐसे गलती से हाथ पे ऐसे निचोड़ लिया बहुत सारा, तो क्या आपके हाथ में जलन हो जाएगी? क्या जल जाएगा? क्या नहीं, क्योंकि नींबू में भी अगर देखा जाए, नींबू के रस में भी एसिड होता है, और यदि वो आपके हाथ पे गिर जाएगा तो वो इतना जल्दी जलेगा नहीं जितने देर में अगर HCl गलती से आपके हाथ पे गिर गया तो आपको पूरा जल जाएगा। एसिड अटैक देखे होंगे ना आपने, तो सुना ही होगा, मतलब कि किसी के ऊपर तेजाब फेंक दिया या किसी के ऊपर एसिड डाल दिया, H2SO4 जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो यदि किसी के शरीर पे गिर जाता है तो व्यक्ति को काफी ज्यादा जल जाता है। तो जनरली दुर्बल अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं और जो संश्लेषित अम्ल होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एसिड दुर्बल है या कोई एसिड प्रबल है? हाँ शिवी, हाँ। अच्छा, शर्ट जल गया था किसी का स्कूल में। प्रांशु, HCl बनाने के लिए तरीका होता है, आप हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस को ले सकते हो, है ना। आप रिएक्शन करके देखो, H2 + Cl2 का बन जाएगा आपसे, 2HCl फॉर्म होगा। ठीक है, खाने के बाद पानी पीने से हमारे पेट का HCl डाइल्यूट हो जाता है और उसकी रिएक्टिविटी हमारे फूड पर डिक्रीज हो जाती है। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद ढेर सारा पानी पीने से पाचन की प्रोसेस धीमी हो जाएगी, डाइजेशन स्लो हो जाएगा। इसीलिए खाने के कम से कम आधे घंटे बाद तक पानी नहीं पिया जाता। चले आगे देखें। हाँ गणेश, बिल्कुल। चलिए ओके, देखेंगे आगे। तो अपन अब मेन चैप्टर पे आ जाते हैं वापस से। इधर देखें, संश्लेषित अम्ल के कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वगैरह। अब यदि देखा जाए तो आपने देखो आगे एक पॉइंट लिखा हुआ है, आगे मतलब कहा, यहां देखो। मेरे ख्याल से पहला वाला पॉइंट तो आप समझ ही गए होंगे, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और अब ये वाला देखना, और धातु को संचारित कर देते हैं। अगर समझ में आया तो भी ठीक, नहीं तो मैं आगे आपको बताऊंगी वापिस से, है ना। चलिए यहां पर देखो, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। यहां से क्वेश्चन निकल के आता है, SSC GD में भी पूछा गया है। प्रश्न ऐसा है कि सारे अम्लों में क्या चीज कॉमन है? व्हाट इज द कॉमन इन ईच एसिड? हर एक एसिड में क्या चीज कॉमन है? तो हर एसिड में एक चीज जो कॉमन है वो है हाइड्रोजन। हर एसिड में हाइड्रोजन होता ही होता है ना। हर एसिड में क्या होता है? हाइड्रोजन होता ही होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो सारे एसिड में हाइड्रोजन होता है। अब जो प्रबल अम्ल होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वो जलीय विलयन में बहुत जल्दी H+ आयन दे देते हैं, और जो दुर्बल अम्ल होते हैं उनको H+ आयन देने में समय लगता है या पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। इस पॉइंट को मैं समझा देती हूँ। देखें आप क्या लिखा है, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन त्याग देते हैं या देते हैं। चले इस पॉइंट को देखेंगे आप। देखो, यदि आप H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व करते हो या वाटर के अंदर H2SO4 डालते हो तो क्या हो जाएगा? देख,
H2SO4 को यदि वाटर में डाला जाए तो यहाँ पर ये H+ आयन देगा और इसमें से SO4 अलग हो जाएगा। यदि HCl की बात की जाए तो HCl को वाटर में डालने पर ये हाइड्रोजन आयन देगा और क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड या HNO3 को पानी में डालने पर ये हाइड्रोजन आयन देगा और नाइट्रेट मतलब NO3 अलग हो जाएगा। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो सभी में एक चीज जो कॉमन दिखेगी वो है H+, H+ और H+। तो ये चीज अपने को याद रखनी है, ठीक है। सो यहां पर है कि कोई भी एसिड हो, जब भी इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है ना, तो वो कौन सा आयन देता है? H+ आयन देता है। और यही तो आपने फर्स्ट पेज पे लिखा है कि यह जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो प्रबल अम्ल जो होते हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनित होते हैं और H+ आयन देखते हैं। हाँ, डिस्टिल वाटर समझाऊं? हाँ बेटा, टाइम हो गया। देखिए, डिस्टिल वाटर क्या होता है, हम एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लेते हैं, आसवन पात्र लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं, पानी को उबालते हैं, पानी उबलने के बाद भाप में बदल जाता है, भाप को एक नली के द्वारा इकट्ठा करते हैं, उस नली को ठंडा करते हैं जिससे अंदर की भाप ठंडी होकर पानी में बदल जाए। तो पानी गर्म होकर भाप में बदलता है, भाप को ठंडा करके पानी बनाते हैं, दिस इज द डिस्टिल वाटर। वही है आसवित जल या आसु जल, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हो पाता वो वीक एसिड होता है। एक उदाहरण देती हूँ, देखो, जैसे कि मान लो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH। एसिटिक एसिड को जैसे वाटर में डाला जाएगा ना, वो CH3COO अलग होगा और H+ आयन देंगे। या फॉर्मिक एसिड की बात की जाए, फॉर्मिक एसिड होता है FCOOH, इसको भी यदि आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो ऐसा कुछ देगा। यदि आप देखेंगे तो ये भी हाइड्रोजन दे रहे हैं, ये भी हाइड्रोजन दे रहे हैं, पर यदि देखा जाए तो ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहे, पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो रहे। मतलब इसमें देखो अभी भी हाइड्रोजन पूरी रूप से नहीं निकला है, इसके भी देखो 3 भाग हाइड्रोजन अभी भी नहीं निकला है, तो ये पूरे रूप से आयनित नहीं होते, इसलिए इसको दुर्बल अम्ल कहते हैं, इसको प्रबल अम्ल कहते हैं। चले खैर, इसको मैं कल डिटेल में आपको समझाऊंगी और आज के लिए फिर अपन रखते हैं इतना ही, बाकी का करेंगे कल। सो थैंक्स फॉर टुडे, सी यू टुमारो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सिया, जय हिंद।